शुक्रिया इस परवड़ी संघ के स्थापना दिवस समारोह के बहाने आज की चुनौतियों को अपनी विरासत के साथ याद करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए और इस सभागार में मौजूद सामाजिक न्याय के वैचारिक परिजनों को मेरा सादर अभिवादन। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान है, इंकलाब जिंदाबाद है। जिस वक्त हम अपनी विरासत को याद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वक्त हम तकरीबन एक सदी पीछे जाने के लिए ताकि वहाँ से विचार, दिशा, हिम्मत सब कुछ जुटा सकें, इसकी कोशिश कर रहे हैं, जिस वक्त उस इतिहास को हम फिर से याद करने की कोशिश कर रहे हैं जो आज के नौजवानों से बहुत दूर जा चुका है। शायद इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस वक्त हम ये कोशिश कर रहे हैं वो वक्त उसी विरासत को तबाह, बर्बाद और मिटा देने का हमारे सामने खड़ा है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। उस पेड़ को सूखने से कोई कैसे बचाएगा जैसे उसकी जड़ों से ही काट दिया जाए। टहनियाँ कटती तो बाकी टहनियाँ उस पेड़ को जिंदा रखती, फूल, पत्ते, फल तोड़े जाते, फिर आ जाते मौसम बदलता तो। मगर जड़ें ही अगर काट दी जाएं और बाहर ये दिखाया जाए कि हमने पेड़ पर तो कोई हमला ही नहीं किया, वो पेड़ अपने आप सूख जाएगा। और जड़ों पर हमला करने का काम इस देश में आरएसएस ने किया। अब मैं इस कार्यक्रम में जब बैठा तो मेरे सामने एक पर्चा रखा था। अब ये पर्चा, इसके आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है, लेकिन एक कहानी बड़ी दिलचस्प है जो अंतोनियो ग्राम्सी से जुड़ी हुई है और बहुत दिलचस्प है। आप सब पढ़े हो तो पढ़िएगा कि जब एक विचारक को वह बात कहने के जुर्म में, जो बात उस दौर के लिए जरूरी थी, उसे जेल में डाल दिया उस वक्त के तानाशाह ने, तो जेल में अंतोनियो ग्राम्सी ने और बड़े विचार को जन्म दिया कि कैसे इस देश में सांस्कृतिक, हम लोग उसे कल्चरल हेजेमनी कहते हैं, सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित किया जाता है और उसके टूल क्या क्या होते हैं, और कैसे एक तानाशाह पैदा होता है और कैसे तानाशाहों को पैदा होने से रोका जा सकता है। ये पर्चा मुझे शायद एक उम्मीद दिखा रहा था कि कितना भी विपरीत वक्त आ जाए, सृजन का और प्रतिरोध का विचार कभी मरता नहीं है, उसमें से भी नए विचार पैदा होते हैं और हिम्मत पैदा होती है। इसके लिए इस आयोजन के आयोजकों, खासकर सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के तमाम साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिवादन कर रहा हूं कि निहायत विपरीत वक्त में आपने हमारे दौर का एक सबसे जरूरी कार्यक्रम आयोजित किया है। और विपरीत इसलिए भी कि इस समय सबसे बड़ा हमला किसी एक जाति पर नहीं हो रहा है, जैसा कि बिहार में कुछ लोग प्रचारित कर रहे हैं। इस वक्त इस देश में किसी एक धर्म पर हमला नहीं हो रहा है, जैसा कि कुछ लोग प्रचारित करते हैं। इस वक्त हमला विचारधारा का है जो लगभग 90% भारत के ऊपर हो रहा है, 10% भारत के हाथ में सब कुछ कब्जा देने के लिए। दिखता है कि पहले निशाने पर कोई एक जाति आ गई, दिखेगा कि पहले निशाने पर कोई एक धर्म है, मगर जब आप उसकी गहराई में उतरेंगे तो वो अंततः उन लोगों के कॉलर तक भी उसकी आंच पहुंचती है जिनको लगता था कि हम तो उनके खेमे में चले गए और बच जाएंगे।
और बिहार वाले इस बात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि कैसे उनके खेमे में गए हुए लोगों को भी पहले अपना बना करके फिर कहीं का नहीं छोड़ा जाता है। अभी तो लाल गमछा है नहीं, यहाँ हरा भी नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों ने उसे भी, रंगों को भी कैसे जोड़ा। बिहार वहाँ खड़ा है जहाँ कुछ लोग सामाजिक न्याय की समाजवादी लड़ाई लड़ते लड़ते बिना चुनाव और पद के अपने बेटे को जब शपथ दिलवा दिए तो भरोसा किए थे कि सब कुछ मिल जाएगा। सुन रहे हैं कि इससे बड़ा मजाक तो भारत में हुआ ही नहीं होगा। मंत्री जी मंत्री पद से भी जाने वाले हैं, और ये वो लोग हैं जो समाजवाद की पाठशाला से निकले हैं। मैं त्रिवेणी संघ पर बहुत सारी बातें पुनरावृत्ति से बचना चाहूँगा, वक्त भी काफ़ी हो गया है। बहुत सारे वक्ताओं को हमने सुना, विद्वान वक्ताओं को सुना, और जहाँ हम खड़े हैं, जिस मोड़ पर, इतिहास के जिस मोड़ पर खड़े हैं, यहाँ मूल्यांकन का वक्त है। और मैं इस बात के लिए भी इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा में था कि मूल्यांकन विपरीत परिस्थितियों में ही होता है। अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तब तो आगे जश्न मनाया जाता है। उस अनुकूलता का पिछले 30-40 साल बिहार ने अलग अलग रूप में उसका उपभोग किया, लेकिन विपरीत परिस्थितियां आई हैं तब अतीत में लौटना जरूरी हो जाता है। और पहले ही दिन यह कार्यक्रम तब कामयाब होना शुरू हो गया जब इसका संगठित विरोध होना शुरू हो गया। अगर इस कार्यक्रम का असर न होता, त्रिवेणी संघ की विरासत को याद करना आज के वक्त में जरूरी न होता और भविष्य निर्माण के लिए दिशा दिखाने वाला न होता, तो त्रिवेणी संघ के स्थापना समारोह का विरोध न हुआ होता। इसका मतलब कि इस त्रिवेणी संघ ने वो दिशा दिखाई थी जिसमें आज भी दिशा दिखाने की गुंजाइश बची हुई है। आज भी उसे याद करना उन मुट्ठी भर ताकतवर लोगों के लिए खतरा बन सकता है जिसे वो भांप गए। तो विरोध करने के लिए उन्होंने वही किया, कुल्हाड़ी की लकड़ी को आगे कर दिया। ये किस्सा तो हम लोग जाने कब से कहते थे कि जंगल में कुल्हाड़ी अपने नाम पर वोट नहीं मांगती, क्योंकि उसका काम तो जंगल की लकड़ियों को काटना है। वो वोट मांगती है कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी के नाम पर कि ये लकड़ी तो आपकी ही जाति बिरादरी की है, आप हमें वोट दो, उसके बाद जंगल कटेगा ही। त्रिवेणी संघ के ऊपर हमला उसी खेमे के लोगों की तरफ से करवाया गया। त्रिवेणी संघ का इतिहास हो चुका है, बहुत लोग जानते हैं। अगर यहाँ इस परिसर में अगर इतने थोड़े से लोग बचे हैं तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपकी इतिहास की समझ और वर्तमान, अतीत की विरासत और वर्तमान चुनौती दोनों से आप वाकिफ हैं। इसीलिए तो आप यहाँ बैठे हैं, वरना उस बैठकी में बैठे होते जो आजकल जिले जिले में चलाई जा रही है। उस बैठकी की दिशा क्या है? सवर्ण यादव एकता। इसीलिए त्रिवेणी संघ की विरासत की जरूरत है कि कुल्हाड़ी की लकड़ी से कुल्हाड़ी की दोस्ती कभी नहीं हो सकती। नई शिक्षा नीति ले आकर शिक्षा बर्बाद कर रहे थे, आपदा को अवसर में ढूंढ रहे थे। उस वक्त एक बदलाव का दौर 2014 से लेकर 2019 बीत चुका था। पहली बार 14 के चुनाव को हो सकता है कि बीजेपी और आरएसएस ने चुनाव की तरह जीता, इतना माना जा सकता है। लेकिन 19 का चुनाव अगर आप भूले ना हो तो याद करिए, राष्ट्रवाद के नाम पर 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे हमला हुआ, कैसे उसके बाद गांव गांव में प्रभात फेरी निकाली गई कि राष्ट्र खतरे में है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, इसलिए जिले इलाही को जिता दो। वो पूरा का पूरा फ्रॉड चुनाव था 2019 का चुनाव। और उस चुनाव के बाद ही बीजेपी और आरएसएस ने तय कर लिया था कि धर्म और राष्ट्र के नाम पर जीतना मुश्किल है। फिर भी एक बार टेस्ट किया उन्होंने, जब उन्होंने धर्म के नाम पर फिर चुनाव लड़ने की कोशिश की और अयोध्या हार गया। लेकिन उसके बाद कोई चुनाव, एक भी चुनाव ईमानदारी का चुनाव नहीं है। सब चुनाव धोखा है, लूटा जा रहा है। और हर चुनाव में पिछले चुनाव से लूट के तरीके अगले चुनाव में बदल दिए जा रहे हैं। बिहार उसका उदाहरण है। बिहार में चुनाव लूटने के लिए जो लोग कहते थे जंगल राज है, उन्होंने कहा कि पहले जब पिछड़ों की, दलितों की सरकारें बनी
अति पिछड़ों के लोग नुमाइंदगी में आए तो कहते थे वो बूथ कैप्चरिंग है। और 2025 के बिहार के चुनाव को बूथ कैप्चरिंग कभी इतिहास नहीं कहेगा। ये चालाकी आरएसएस और बीजेपी की बड़ी बारीकी से बिहार के प्रबुद्ध लोगों समझिएगा। आपको देखने में लगेगा कि बिल्कुल न्यायप्रिय चुनाव है, संवैधानिक तरीके से चुनाव है। एक चुनाव आयोग है जिसने कहा कि एसआईआर होगा, वो भी संवैधानिक है। उसमें घुसपैठिया हैं, पकड़ाए कोई नहीं, फिर भी वो संवैधानिक है। चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव में काउंटिंग हुई और चुनाव के बाद परिणाम आ गया। जो जीत गया वो शपथ ले लिया। 2020 में तो फिर भी आप कहते थे कि चुनाव परिणाम बदल दिया गया। मुझे याद है 2020 का बिहार का चुनाव, रात में चुनाव काउंटिंग धीमे की गई, कई जगह सर्टिफिकेट मिल गई, कई जगह रोक दी गई, कई जगह बदल दी गई और बहुत हंगामा हुआ देश के स्तर पर कि चुनाव में धांधली हुई है। 2025 के चुनाव में तो दिखने में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन पूरा बिहार जानता है कि एसआईआर के नाम पर क्या हुआ। पूरा बिहार जानता है कि 10,000 रुपया कब भेजा गया, कैसे कैसे बिहार का चुनाव लूटा गया, लूट का नया तरीका। और हम लोग उसके पहले बार बार बिहार भर घूम करके, ये लालटून जी बैठे हुए हैं, प्रेरणा संस्थान चलाते हैं, निःशुल्क बच्चों को शिक्षा प्रतियोगी परीक्षाओं की, कि भाई गरीब बच्चा। और मैं उस संस्थान से इसलिए बहुत इमोशनली जुड़ा हूं कि जब इन्होंने अपने विद्यार्थियों से मिलवाया तो कई विद्यार्थी खड़े होकर बोले कि हमने तो पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि हमारे पास फीस देने के पैसे नहीं थे, हमें निःशुल्क परीक्षा देने का, पढ़ाई करने का मौका मिला, तब हम फिर से पढ़ाई शुरू की है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और आज वो बिहार कहाँ खड़ा है कि रेल रोक दी उन हजारों विद्यार्थियों ने कि परीक्षा देने नहीं जा पाए। और बाकी युवाओं का क्या हो रहा है, हमारे पूर्व के युवा वक्ताओं ने बता ही दिया। हम बिहार में जब घूमते थे तब भी हम ये उस चुनाव के पहले तक कहते थे कि अगर बिहार 2025 में हार गया तो वो 90 के पहले के दौर में वापस लौट जाएगा। और पिछले चुनाव के परिणाम के बाद से हम कई बार बिहार आ चुके अलग अलग कार्यक्रमों में, हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि बिहार धीरे धीरे 90 के पीछे लौटना शुरू हो चुका है। हमारी बात नहीं सुने, आपकी बात नहीं सुने, हम सबकी बात बिहार ने नहीं सुनी। बंगाल चुनाव के बाद यह समझ में आने लगा कि बिहार हो या देश, वो केवल 90 के पहले नहीं लौटेगा, ऐसा लग रहा है कि वो एक सदी पीछे लौटेगा और वापस उस जगह पहुंच जाएगा जहां संविधान भी नहीं था, तब की लड़ाई कैसे लड़ी जा रही थी, उस दिशा में पूरा बिहार ने पूरे देश को ढकेला जा रहा है। और इसलिए मैं इस आयोजन को बहुत जरूरी आयोजन मानता हूं। आप कल्पना करके देखिए कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात अभी हमारे पूर्व सिद्धार्थ जी ने भी कही, अजीत भाई ने कही कि तरीके बदलते जा रहे हैं और कैसे हमारे बीच के लोगों को ही खड़ा कर दिया गया। और बहुत अच्छी बात अजीत कुशवाहा जी ने कही कि भाई आप ये कार्यक्रम जिसके नाम पर हो रहा है, आप कल्पना करिए, मैं इतिहास में बहुत ज़्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि वक्त और न हो, ये एक रणनीतिक बात यहाँ पर ख़त्म हो कि इसके आगे क्या करना है। इस त्रिवेणी संघ को बनाने वालों में 3 नाम में एक नाम, जिसके लिए यहाँ पर फोटो एक किताब मुझे मिली तो लिखा हुआ है त्रिवेणी संघ की माता, यानी जो सृजन जहाँ से जन्म हुआ सरदार जगदेव सिंह। तो जगदेव की 1933 की विरासत जगदेव बाबू की विरासत में तब्दील हुई, जिसमें इन सामाजिक न्याय आंदोलन के नारे में सबसे ऊपर ही लिखा था 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये एक विरासत, एक परंपरा में, कड़ी में आया है। तो जो जगदेव बाबू त्रिवेणी संघ की स्थापना के समय कर रहे थे, उसे आगे बढ़ाने का काम फिर एक जगदेव बाबू ने किया था। और मुझे लग रहा है कि आज के कार्यक्रम का मूल स्वर यही है। और ये इस बात में पूर्व के वक्ताओं ने जवाब दे दिया, मैं उसे दोहराकर अपनी सहमति दर्ज करता हूं कि इतिहास में भी धोखा दिया गया, वर्तमान में भी धोखा दिया गया। कल्पना करिए, तब तो इतिहास में धोखा देने वाले इसलिए लिख गए कि त्रिवेणी संघ 3 जातियों का संगठन था, क्योंकि त्रिवेणी संघ के लोग इतिहास नहीं लिख रहे थे, वो इतिहास लिखने वाले कोई और लोग थे, इसलिए उन्होंने आपको अपमानित करते हुए कहा कि वो 3 जातियों का संगठन था। आज हमारे लोग उसके चक्रव्यूह में फंस गए और आज भी मैं देखा कि लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे कि अब तो त्रिवेणी संघ पूरा हो गया, अब इसकी जरूरत क्या है। सबसे बड़ा खतरा मुझे आज नजर आ रहा है।
इतिहास से बदला लेने के लिए नया इतिहास लिखा जा सकता है। एक किताब खराब लिखी गई, जब न्यायप्रिय लोगों को मौका मिलेगा तो वो अच्छी किताब लिखकर उस किताब का जवाब दे देंगे। लेकिन जब विचार ही मार दिया जाएगा तब उसका जवाब कैसे दिया जाएगा? उसका जवाब ऐसे आयोजनों से दिया जाएगा, भले ही कुर्सियां खाली हों, भले ही विपरीत परिस्थितियां हों, भले ही कोई इसमें शामिल ना हो, तब भी हम उस विरासत को याद करेंगे जो विचारधारा को फिर से जीवित करके हमारी आज की चुनौती से लड़ने में हमें दिशा दिखाती है। इसके लिए आयोजन जरूरी था। और बाकी बातें पर्चे पे लिखी हुई है। मैंने अपनी किताब, जिसका जिक्र हमारे विष्णु जी ने बहुत विस्तार में कर दिया, और लेखक अपनी किताब पर बहुत न बोले तो बेहतर होता है, बाकी आप लोग पढ़ेंगे तो विस्तार में जानेंगे। लेकिन मैंने जब इसके बारे में, अक्सर सिद्धार्थ जी बैठे हुए, बहुत शानदार लेख, कई चीज़ें इनके लेख से भी मैंने उठा ली हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय की चीज़ें तो कॉपीराइट फ्री ही चलती हैं। लोगों ने लिखा, जाति जनगणना जैसे इस पर मुकम्मल किताब नहीं मिलती थी, और अब आज खोजेंगे तो कम से कम एक किताब आपको मिलेगी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होगी। ऐसी सैकड़ों किताबें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी लड़ाई है। तब मैंने इस किताब के सफर में ये पाया कि जाति जनगणना तब लोगों को समझ में आएगी जब जाति कैसे बनी, या जाति क्या करती है, विभाजन का काम कैसे बांटती है, ये इतिहास जब तक नहीं समझ में आएगा। और उस इतिहास के ये सफर पर जब आप गुजरेंगे तो पिछले 100 साल में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई सृजन हुआ, सबसे क्रांतिकारी कोई संगठन बना सबसे शुरुआत में, और खासकर उत्तर भारत में, जिसने विचारधारा की एक दिशा दिखाई थी, उसका नाम त्रिवेणी संघ है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात मुझे उस पूरे पिछले 100 साल के इतिहास में पढ़ते हुए देखी। ये पूरा चैप्टर ही हमने इसीलिए चैप्टर 11 लिखा, दुखियों का जागरण। इस चैप्टर का शीर्षक है, वो कौन दुखी था जिसको जगाने के लिए त्रिवेणी संघ बन रहा था। विष्णु जी ने वो कविता पढ़ ही दी है, पापिन के पाप नाश है, त्रास यमदूतन के। वो पापी कौन लोग थे जिनके पाप का विनाश करने के लिए, कमजोरों को न्याय देने के लिए, शोषितों को उनका हक दिलाने के लिए, और ये दुखियों का जागरण। और इसलिए त्रिवेणी संघ, और इसमें विस्तार में मैंने बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक छोटा सा इतिहास बस जोड़ दूं ताकि व्यवस्थित हो जाए। हमारे पूर्व के और वक्ताओं ने कही, शायद हमारे पहले एक वक्ता बोल रहे थे जब मैं आया तो उन्होंने बहुत अच्छा इतिहास, और सिद्धार्थ जी ने भी उसे जोड़ा कि जातियों का संगठन 1890 के बाद से बनना शुरू हो गया था, और उसमें बड़ी भूमिका जाति जनगणना की थी। इस शोध में मैंने पाया कि 1891, 1901, 1911, 1921, 31 जैसे जैसे जाति जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक होते जा रहे थे, जातियों में एक चेतना पैदा होने लग रही थी। और सबसे शुरुआती संगठन अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय कोयरी क्षत्रिय महासभा, अखिल भारतीय गोप क्षत्रिय महासभा, और अभी जनेऊ आंदोलन का जिक्र भी हुआ। राज बिहारी मंडल ने 1911 में गोप महासभा से कैसे मुरहों में एक कार्यक्रम किया था, और वहां से लेकर लाखों तक 1925 जनेऊ पहनने के लिए सैकड़ों लोग मारे गए, केवल जनेऊ पहन लेने के लिए। और वो शुरुआत की थी आर्य समाज ने। बाद में इतिहास में कई जगह विरूपित भी लिखा जाता है कि त्रिवेणी संघ भी इसमें शामिल था, लेकिन त्रिवेणी संघ इस बात को समझ रहा था कि अब तक क्या हो रहा था, जातियों के संगठन बने लेकिन जमात नहीं बन पा रहे थे, और जातियों के संगठन क्रांतिकारी थे, मैं ये भी कहता हूं। और क्षत्रिय होने का इतिहास तो बड़ा दिलचस्प है, आप किताब पढ़िएगा, फिलहाल वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। आप कल्पना करिए कि अंग्रेज जब पढ़ते हैं कि हमें सेना में ताकतवर लोगों को भर्ती करना है, तो बलशाली कौन होता है, तो बलशाली किताब में पता चलेगा कौन होगा। तो वो किताब वही वाली है जिसमें जो मुख से पैदा होता है वो विद्वान होता है, जो भुजाओं से पैदा होगा वही बलशाली होगा। ये लिखा हुआ है, और उसका नाम क्या है, क्षत्रिय लिखा हुआ है। उन्होंने सेना में क्षत्रियों को आरक्षण दे दिया कि केवल वही भर्ती होंगे। आज देखिए अमृतकाल के भारत में राष्ट्रपति का जो अंगरक्षक भर्ती होती है, उनमें कुछ जातियों के लोग ही भरे जाते हैं, और हम अमृतकाल में जी रहे हैं। आज भी गटर में घुस करके जहरीली गैस से सफाई करते हुए मरने वाले एक ही जाति के हैं, और राम मंदिर में चंदा चोरी जो कर लिए सब, उसमें जितने पकड़ा रहे हैं वो भी एक ही जाति के।
मैं एक बात कह दूं, बिहार आया हूं, हालांकि राजनीतिक तौर पर बड़ा संभल के बोलना होता है। अगर भगवान है तो भगवान के नाम पर जो अपना पूरा जीवन समर्पित किए हुए हैं, वो भगवान के नाम पर आए चंदा को तो नहीं चुरा सकता। क्योंकि अगर सीसीटीवी से वो बच जाए, जो समझदार लोग होंगे वो समझ जाएंगे कि मैं क्या क्या बोल रहा हूं, कि सीसीटीवी से भी अगर वो बच गया, दिल्ली के पीएमओ से एक जांच समिति भेजी गई, ट्रस्ट के ही लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, और वो भी फर्जी तरीके से अपने लोगों को बचा ले गई। किसी सामान्य से कर्मचारी को जेल भेज करके बड़े बड़े चोरों को बचा लिया गया। तो भी जब ऊपर जाएगी आत्मा और जब उसका हिसाब होगा तो उससे कैसे वो बचते। इसका दो ही मतलब है, या तो वो वहां कुछ है ही नहीं, या ये उसे मानते ही नहीं। और बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, मैं उसी उत्तर प्रदेश से हूं। मीडिया दिखा रहा था कि कुंभ में सैकड़ों लोग मारे गए, और आज भी मुख्यमंत्री बोलता है कि 30 लोग मारे गए कुंभ में, पवित्र धार्मिक काम में। तो या तो मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है या वो लोग झूठ बोल रहे हैं। बीबीसी की रिपोर्ट, अभी गूगल करिएगा, 90 लोगों की तो मौत का आंकड़ा दे दिया। इसका मतलब तुम जिसके नाम पर झूठ बोलते हो उसको तुम मानते भी नहीं। अगर वो है तो उससे तो झूठ बोल के तुम बच नहीं सकते। इसका मतलब यह है कि आज जो खतरा हमारे सामने है, इसलिए हमने आपसे ये निवेदन किया था कि इस इतिहास के पास पहुंचना जरूरी है कि जब छत्री भर्ती किए जाएंगे सेना में, तो इन जातियों, और जो ताकतवर जातियां थी, त्रिवेणी संघ की स्थापना में ये बुनियादी बात समझना बहुत जरूरी है। किसान जातियां, अहिर, कुर्मी, कोयरी, मान लीजिए 3 ही की बात करें, क्योंकि संगठन बनाने की शुरुआत में ये लोग थे, और इनके जो संगठन थे, इवन सिद्धार्थ जी ने बहुत सही बात कही, तो साधुओं के भी संगठन बने थे, और उनके जो सम्मेलन हो रहे थे वो इतने क्रांतिकारी सम्मेलन थे, इतिहास पढ़ा जाए। आज से तकरीबन 100 साल पहले वो कह रहे थे कि अगर ये पूजा करने के नाम पर ठगेंगे तो हम अपना पुजारी बनाएंगे। ये बात उस समय कही जा रही थी, लिखी जा रही थी। और आज हम कहां चले गए। हमारा मौजूदा मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री नहीं थे तब बोलते थे कि ब्राह्मण कल भी पूजनीय थे, आज भी पूजनीय है और हमेशा रहे। बोला है ना उन्होंने, उनका बयान वायरल होता है। ये वो लोग नहीं, सम्राट चौधरी हो या जीतन राम मांझी, चिराग पासवान हो या ओम प्रकाश राजभर से लेकर के संजय निषाद, मैं उसमें कुछ नाम और जोड़ देता हूं जो सिद्धार्थ जी ने नहीं जोड़ा, भूपेंद्र यादव हो या मोहन यादव, ये विचारधारा की लड़ाई में अगर कुल्हाड़ी की लकड़ियों में ये लगे हैं तो ये आपके वैचारिक लड़ाई में कभी साथ नहीं खड़े होंगे। और इसके लिए इतिहास त्रिवेणी संघ का जरूर पढ़ना चाहिए आपको, कि जब उन जातियों ने अंग्रेजों से कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं, खेती हम करते, मजबूत हम हैं, संख्या हमारी ज्यादा, ताकतवर हम हैं, किसी से देख लो, उनको भर्ती नहीं किया। इसलिए वो लोग अपने नाम में वो सब जोड़ जोड़ के चलते थे ताकि हम भी बन जाएं, और जो बनना चाहते थे उस कुर्सी पर जो बैठा था उसने कभी स्वीकार नहीं किया, आज भी नहीं करता है। वरना इटावा में कथावाचक 2 लोगों की चोटी नहीं काटी गई होती। वो तो उन्हीं का काम कर रहे थे, वो उन्हीं के विचार के लोग थे। वो तो कोई त्रिवेणी संघ को याद नहीं कर रहे थे, वो भी तो कथा ही सुना रहे थे। इसका मतलब यह कि जाति वो है जो सब कुछ के ऊपर है। और ये बात समझ गए थे त्रिवेणी संघ की स्थापना करने वाले लोग, कि अगर ये जातियों में गोलबंद हो गए और बड़ी एका नहीं बन पाई तो फिर सत्ता, संसाधन और सम्मान में कभी भी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और इसलिए वो क्रांतिकारी इतिहास उत्तर भारत में 30 मई 1933 को लिखा गया, और जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बोल दिया है, और आपको इसको पढ़ना चाहिए। बिगुल बजाया 1940 में आया था, और इस बिगुल ने, पहले वो बातें हो गई हैं, साम्राज्यवाद केवल एक नहीं है, औपनिवेशिक साम्राज्यवाद विदेशी, वो राजनीतिक है, आर्थिक है, धार्मिक है और सामाजिक भी है। लेकिन अब उस पूरी लड़ाई को केवल इस इतिहास के जरिए ही हम आगे अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को बताना चाहेंगे कैसे इस लड़ाई को लड़ने के लिए चुनाव लड़े गए। बहुत सारी चीजें अब मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि पुराने लोगों ने बढ़ा दिया है। जैसे ही ये त्रिवेणी संघ बनता है, बहुत दूर तक तो नहीं चल पाया ना बहुत मजबूती से, लेकिन उसने एक आधार जरूर पैदा कर दिया। और मैंने अपने शोध के दरमियान उसको अगले पन्नों में विस्तार से लिखा है कि 100 में 90 की बात
कैसे कहा जा रहा है। मैं एक छोटा सा पैराग्राफ आपकी अनुमति कि अति पिछड़ी जातियां अगर पहले नुकसान सहेंगी, अपमान सहेंगी, मारी जाएंगी, जो कमजोर हैं, कुम्हार हैं, लोहार हैं, बढ़ई हैं, नाई हैं, मोची हैं, ये जातियां अगर पहले मारी जाएंगी, और अगर किसान जातियों को ये लगे कि अहिल कुर्मी कोयरी बच जाएंगे, तो नंबर तो सबका आएगा और आ रहा है। इसलिए ये विरासत इतनी महत्वपूर्ण है कि वो आज से तकरीबन 100 साल पहले ये समझ गई थी कि 100 और 90 का बंटवारा इस भारत के बुनियाद में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसे 1950 तक आते आते एक जगह समेटा था कि कैसे ये बटा हुआ भारत है, और आज वो खाई इतनी बढ़ गई, अब तो 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है, यहां तक आ गए। जो बड़े बड़े उद्योगपति थे वो बर्बाद हो गए, क्योंकि 2 उद्योगपतियों को सब कुछ लुटा दिया गया। इसलिए त्रिवेणी संघ को याद करना, हमारी इस भटकी हुई पीढ़ी को दिशा दिखाना है कि आज तुम अपनी जाति बचाने के लिए आरएसएस और बीजेपी के चक्रव्यूह में फंस रहे हो, जब तुम बैठकी के नाम पर ये कहते हो। लालटून जी हैं, इन्होंने बहुत विस्तार में एक मैसेज बना के भेजा, वक्त कम है, नहीं तो मेरा मन था वो मैसेज पढ़ने का, जिसमें विस्तार से इन्होंने बताया कि जो ये बदनाम करते हैं कि यादवों ने सब लूट लिया। बिहार की जाति जनगणना, अजीत भाई ने अभी बताया कि जब जाति जनगणना के आंकड़े आए तो बहुत कुछ तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और ये बात बीजेपी और आरएसएस को भी पता चल गई कि अगर आंकड़े आ जाएंगे तो झूठ बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। इसलिए ये किताब हमने लिखी कि अभी भी वो झूठ बोलेंगे, अभी भी वो धोखा देंगे। आज भी जाति जनगणना का काम शुरू हो गया है, मकान गणना हो गई होगी आपके यहां भी, और अभी भी केंद्र सरकार ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि मकानों की गिनती। गृह मंत्री ने सदन में खड़े होकर के बोला था, जब अखिलेश यादव ने पूछा था, समाजवादी पार्टी की तरफ से धर्मेंद्र यादव ने भी बोला था कि आप जाति जनगणना के नाम पर धोखा दे रहे हो, क्योंकि मकान गणना में जातियों के कॉलम में ओबीसी का नाम नहीं है। तो गृह मंत्री ने खड़ा होकर बोला कि अभी ये मकान की गणना हो रही है, और ये समाजवादियों को हम बताना चाहेंगे मकानों की जातियां नहीं होती हैं। और इसके बाद ठहाका लग रहा है बीजेपी की तरफ से। ये देश बौद्धिक रूप से इतनी कंगाली में चला जाएगा। हम गृह मंत्री को यह क्यों नहीं बोल पाते हैं कि मकानों का अपना कोई नाम भी नहीं होता है, वो मकान जिनके नाम से जाने जाते हैं उन नामों की जातियां होती हैं, इसलिए बिना जाति का तो कोई नहीं है, वरना प्रधानमंत्री अपनी जाति नहीं बताया होता। और इसके बावजूद हमारे सवाल आज भी अनुत्तरित हैं कि अगर एससी, एसटी और ऑब्लिक अन्य लिखा हुआ है तो उसमें ओबीसी नहीं है, तो मकान गणना फर्जी है कि नहीं है? अगर मकान गणना में जाति की गणना नहीं थी तो एससी, एसटी और ओब्लिक वाला कॉलम हटा देना चाहिए था, लेकिन वो कॉलम है, तो ओबीसी का कॉलम नहीं है, तो डेटा को मैच कैसे करोगे? इसका मतलब आप महा फ्रॉड कर रहे हो। और इस किताब में मैंने आखिरी चैप्टर में लिख दिया था कि केवल घोषणा इसलिए की जा रही है ताकि बिहार का चुनाव जीत जाए और 2027 में यूपी का चुनाव जीत जाए। इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है खुलेआम। और इसलिए त्रिवेणी संघ ने 90% की बात कही थी। हमारे लोग, आज की चुनौती है ये, हमारे लोगों को अभी भी समझ नहीं आ रहा है। उसी बिहार की जाति जनगणना में ये झूठ पकड़ाया, जिनको कहा था कि ओबीसी का सारा हक उन्होंने ले लिया, और जब आंकड़े आए तो पता चला कि उससे ज्यादा हक तो उन्होंने ले लिया जो अपनी आबादी से 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना तक जमीन रखे हुए हैं, शिक्षा रखे हुए, सब कुछ रखे हुए हैं। अगर ये जाति जनगणना का आंकड़ा आ जाए, और ये आंकड़ा नहीं आएगा, आखिरी पड़ाव 2027 का है। सिद्धार्थ जी ने अभी एक बात कही है, मैं उसको ध्यान में रखते हुए अपनी अगली बात बोल रहा हूं कि बंगाल चुनाव के बाद सब कुछ निराशामय है। बिहार चुनाव के बाद वो निराशा शुरू हो चुकी थी, और बंगाल चुनाव के बाद तो ऐसा लगता है कि कुछ भी कर लो, वो लूट लेंगे सब कुछ, और इसके बाद जश्न मनाएंगे, और मीडिया झालमुड़ी के फायदे गिनाएगा। कल्पना करिए, 1 घंटे का शो किया इस देश के टेलीविजन चैनल के बड़े बड़े एंकरों ने कि झालमुड़ी का इतिहास क्या है। उन्होंने कभी इतिहास बताया कि इस देश के कुम्हार, लोहार और मुसहर जाति के जो लोग आज तक जिनके पास कुछ पहुंचा ही नहीं, उसका वर्तमान क्या है? उस मीडिया के पास समय नहीं है। इतनी गंभीर चुनौती में कि मीडिया आपका दर्द नहीं दिखाएगा। और इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि उस निराशा के बीच में हम खड़े हैं, जहां भले ही 27 के चुनाव को लगे कि वो एक चुनाव एक ऐसे समय में बैठा हुआ है जिस समय ऐसा लग रहा है कि चुनाव हो ही नहीं रहा। और इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए कि भले ही वो चुनाव हार जाएं, अब यह लड़ाई चुनावों में जीत और हार की नहीं है। मैंने अभी जो शुरुआत में बात कही थी वहां समेट रहा हूं कि वो चुनाव जीत कर आए शुरू में जरूर, लेकिन ऐसा लगता है कि वो सामान्य चुनाव अब हो भी नहीं रहे जिनसे उन्हें हटाया जा सके। तो हटेंगे कैसे?
एक बड़ी वैचारिक गोलबंदी से। और वो गोलबंदी की दिशा जब जब आप अतीत में खोजने जाएंगे, सबसे शुरुआत में आपको त्रिवेणी संघ पहली मशाल बनकर उभरेगा कि जो भले 3 जातियों का हो लेकिन 90% को गोलबंद करने की बात करता था, जिससे अर्जक संघ और जिससे इसी चैप्टर में जब आप आगे पढ़ेंगे तो मैंने विस्तार में लिखा है 1928 में डिप्रेस क्लासेस फेडरेशन 1928, और वो बन चुका था। और वो डिप्रेस क्लासेस फेडरेशन और उसमें आगे चल करके जब आदि हिंदू सभा और बाद में बैकवर्ड क्लासेस लीग बना, विद्वान लोग जानते होंगे शिवदयाल सिंह चौरसिया, उन्होंने एक स्लोगन दिया कि मेरा नाम चौरसिया है, मैं जब तक इस असमानता को चौरस करके ही दम लूंगा। असमानता को चौरस कर, शिवदयाल सिंह चौरसिया ने अपनी जाति का संगठन बनाया या शिवदयाल सिंह चौरसिया ने अपनी जाति के लिए काम किया। मैं जब आता हूं बिहार और मान लीजिए हमने अम्बेडकर की बात की तो लोगों को ये आश्चर्य हुआ, पहले वर्चस्वशाली तबके को ये बुरा लगा कि यादव होकर के कोई अम्बेडकर के बारे में कैसे बात कर सकता है, क्योंकि अम्बेडकर तो केवल दलितों के थे। लेकिन जब शिक्षा कलम किताब हाथ में जाती है तो आपको समझ में आता है कि अपना कौन है। तो पहले तो हमला उधर से हुआ, अब मैं देख रहा हूं कि हमला उन लोगों की तरफ से करवाया जा रहा है कि ये यादवों को जाकर पहले समझाएं तब आकर के अंबेडकर की बात करें। ये आरएसएस का रोपा गया बीज। मैं ये सवाल करना चाहता हूं, इस तर्क से तो ज्योतिबा फुले को पहले मालियों को समझाना चाहिए था, डॉक्टर अंबेडकर को पहले महारों को समझाना चाहिए था, साहू जी को पहले वहां कुर्मी लोग हैं उनके लिए काम करना चाहिए था, चौरसिया जी को चौरसिया के लिए काम करना चाहिए था। आपकी विचार यात्रा में एक बड़ी एका बनाने की दिशा होती है, क्योंकि हर जाति में समझदार भी होते हैं और नासमझ भी होते हैं। लेकिन लड़ाई जब विचारधारा की है तो जाति के नाम पर नहीं लड़ी जाएगी। और इसीलिए इस इतिहास को गौर से पढ़िएगा, केवल त्रिवेणी संघ तक नहीं, वो त्रिवेणी संघ 1930-40 के दशक में जो लड़ाई शुरू कर रहा था, त्रिवेणी संघ कमजोर हुआ होगा, वो लड़ाई कमजोर नहीं हुई जिसकी दिशा उन्होंने 90% की दिखाई थी। उस लड़ाई में आगे वो नाम आता है, ये देखिए 1900 संतराम बीए प्रजापति कुमार जाति के थे, और वो कैसे उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। फिर एक नाम ललई सिंह यादव, एक एक पैराग्राफ में लिख पाया, इसलिए मैं कह रहा हूं ये तो एक एक किताब और दर्जनों किताब लिखने वाले लोग हैं। उसी लड़ाई को चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु कलवार जाति के थे। फिर उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम ये देखिए आर एल चंदापुरी यहीं बिहार के थे, और उस तरह से ये पूरी लड़ाई आगे बढ़ती हुई वहां तक पहुंचती है जहां से फिर अर्जक संघ बनता है, जगदेव बाबू की विरासत आती है, कर्पूरी ठाकुर आते हैं और बीपी मंडल के मंडल कमीशन के साथ 1990 का बिहार मंडल आंदोलन का बिहार बनता है। तो ये एक विचारधारा, विचार संगठन कमजोर हुआ होगा, विचार का दर्शन कभी कमजोर नहीं हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपके बीच में रखकर जा रहा हूं। आपको लग रहा होगा कि त्रिवेणी संघ को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि शायद त्रिवेणी संघ खत्म हो गया, और कुछ लोग ये जो आरएसएस के छोड़े हुए एजेंट हैं वो आपके बीच में कहेंगे कि त्रिवेणी संघ या तो पूरा हो गया है, 20 साल लालू जी, फिर नीतीश जी, फिर अब सम्राट जी। ये अगर पूरा हो गया है तो इसका खतरा क्या है कि प्रतिनिधित्व की लड़ाई इन जातियों ने नहीं अपने जाति के लिए लड़ी थी। जगदेव बाबू भी अगर आज होते बिहार में तो ये देखकर हैरान होते कि जो ये नारा दे रहे थे कि पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी के जेल जाएंगे, राज करेंगे तीसरी के, वो जगदेव बाबू जब 90% को धन, धरती और राजपाट में हिस्सा दिला रहे थे तो जगदेव बाबू केवल कुशवाहा के लिए नहीं लड़ रहे थे। इसका मतलब यह कि वो विरासत कहीं ना कहीं आज हमें दिशा दिखाएगी, और इसीलिए दिशा दिखाने के लिए ऐसे आयोजन की जरूरत है। लेकिन अब आखिर में मैं अपनी बात समेटते हुए कुछ बात कह के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। कैसे दिशा दिखाएंगे? हम तो खतरों पर बात कर रहे हैं ना, चुनौतियों पर बात कर रहे हैं ना, कि वो बांट रहे हैं, हम बट रहे हैं। उन्होंने कुछ यादवों को समझाया कि यादव को मारा भी जाएगा, अब वो SC/ST एक्ट के खिलाफ भी बोले। बिहार में मैंने ये देखा, मैं बिहार में आके इसलिए चिंतित हूं क्योंकि अगर ये यहां नहीं रुका तो ये पूरे उत्तर भारत में फैलेगा, उत्तर प्रदेश में भी फैलेगा, और दुश्मन बनाया जाएगा आपके बीच से आपके ही लोगों को। यही आरएसएस और बीजेपी ने किया। हमारे पूर्व किसी वक्ता ने बहुत शानदार बात कही कि अटल बिहारी वाजपेयी तक आरएसएस ने, शायद सिद्धार्थ जी ने आपने ये बात कही थी कि वाजपेयी तक तो उसे लगा था कि जिसको शासन करना है उसी को कुर्सी पर भी बिठाओ। अब उसे यह समझ में आ गया है कुर्सी पर किसी को बिठाओ और शासन करते रहो। इसीलिए मोहन यादव बने हैं उत्तर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री,
और मोहन यादव ने एक गुस्ताखी की कि आज भी मध्य प्रदेश में ओबीसी को केवल 14% आरक्षण है। पहले की सरकारों ने कोशिश किया कि 27 कर दें, नहीं हो पाया। मोहन यादव ने सर्वसम्मत से सारे दलों की बैठक बुलाई और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में ओबीसी का आरक्षण 27% किया जाएगा। उसी आरएसएस वालों ने भोपाल और मध्य प्रदेश की सड़कों पर नारा लगवाया, मोहन यादव वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ। गूगल करके अभी वो वीडियो देखिएगा। अब समझ में आना चाहिए कि ये लड़ाई जाति की नहीं है। वो इसलिए वहां पर बनाया गया क्योंकि किसी लालू यादव और किसी मुलायम सिंह यादव को रोकने के लिए किसी भूपेंद्र यादव और मोहन यादव को आगे किया जाए। अब इसका मतलब समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आ रही है। बंगाल की पार्टी तोड़नी हुई थी तो बैठा भूपेंद्र यादव घर पे हो रही थी। मेरे जाते जाते मैं 2-4 मिनट में अपनी बात समेट रहा हूं। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ प्रोफेसर थे, सामाजिक न्याय के प्रोफेसर। जब रोस्टर आया 13 पॉइंट रोस्टर, तो दिल्ली में जितने भी पीडीए परिवार के लोग थे, पिछड़े, दलित और माइनॉरिटी के लोग थे, जितने सांसद थे, सबके घर पे हम लोग जाते थे। एक ज्ञापन देते थे कि देखिए SC ST OBC प्रोफेसर नहीं बन पाएगा। तो उस वक्त हमारे कुछ प्रोफेसर लोग ये तय किए कि भूपेंद्र यादव के यहाँ भी जाएंगे। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग जाइए। हम बहाना बना ले गए। वहां से लौटे वो लोग, तो उनमें जो यादव लोग थे उन लोगों की संख्या ज्यादा थी, उस जो लोग टीम गई थी। आते ही एक आदमी ने गालियां देते हुए कहा कि बताओ, हमारे जाते ही वो कह रहा है कि जो यादव सोच के आए हो यूपी बिहार वाला, मैं वो नहीं हूं, मैं आरएसएस वाला यादव हूं। और आज भी उसी बात को वो निभा रहा है। बेचारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता, लेकिन यादव था, आज भी नहीं बन पाया। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं। फिर भी कुछ आएंगे लोग, कहेंगे कि लक्ष्मण यादव को जाकर केवल यादवों को समझाना चाहिए। अगर अपनी अपनी जाति को समझाने में लग गए तो आरएसएस तो यही चाहता है कि एक जाति की बैठकी शुरू हो तो दूसरे वाले की शुरू हो जाए, फिर तीसरे की शुरू हो जाए, फिर आपस में सब लड़ जाओ। जितना भी प्रबुद्ध समाज है बिहार का, मैं जानता हूं, वो चिंतित है इस बात से। वो चिंतित है इस बात से कि एक तरफ हमला भी उन्हीं पर होगा, उन्हीं को बाकी सबसे अलगा दिया जाएगा। बाकी बहुजन एकता खत्म, आंकड़ों के बिना झूठ बोला जाएगा। और लालटून जी, तो मैं चाहूंगा, उन्होंने सोशल मीडिया पर वो आंकड़े दिए हैं, उस आंकड़े को पर्चे पर पूरे बिहार में बंटवाया जाए कि जिनके नाम पर झूठ बोला गया, जाके देख लीजिए कि यादवों की जमीन कितनी है, उनकी नौकरी कितनी है, उसमें पढ़े लिखे कितने, उनके पास क्या क्या है। और जिन्होंने सब कुछ लिया है वही झूठ फैलाता है, उस तक आप न जा पाए। इसलिए आज का आयोजन बहुत जरूरी है। और मैं बार बार ये निवेदन करके जा रहा हूं कि अगर जातियों के नाम पर एकता बनाने की कोशिश की जाएगी तो जो ताकतवर जाति होगी वो अपने कमजोर से दूर होती चली जाएगी। जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो कम संख्या वाली जातियों को चढ़ाना शुरू कर देगी, अलगाना शुरू कर देगी। लेकिन नंबर उसका भी आएगा, नंबर उसका भी आएगा। आपके यहां भी वो हुआ है सर, मैं जाते आते वो उदाहरण आपको भी याद करा दूं। आपके यहां भी इनकाउंटर में किसको मारा जा रहा है जाति देखकर, हमारे यहां उत्तर प्रदेश में पहले से हो रहा था। एक डकैती हुई या शायद मर्डर हुआ था, 4 आरोपी बनाए गए। 2 जगह का वाकया बता रहा हूं। डकैती में जो आरोपी यादव था, इनकाउंटर में मार दिया गया, और जिसका नाम मुख्यमंत्री की जाति का था, उसके पैर में गोली लगी और सरेंडर करके पुलिस में आज भी जिंदा है। तो आप जातियां बचाएंगे इस तरह? अभी गोरखपुर, गाजीपुर में एक हत्या हुई, 4 आरोपी, एक मुख्यमंत्री के जाति का, 2 उससे ऊपर वाली जाति का, और एक बिंद था, बिंद को इनकाउंटर में गोली मार दिया, बाकी सरेंडर कर दिए। आप कहां, ये आरएसएस यही करेगा। और इसलिए ये जो त्रिवेणी संघ का बिगुल था, इस बिगुल में केवल ओबीसी तक सीमित नहीं था। सिद्धार्थ जी ने बहुत प्यारा लेख लिखा है और उसमें बहुत फॉरवर्ड प्रेस पे और भी कई लेख हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि दलित समाज को जोड़ने के लिए त्रिवेणी संघ अलग से परियोजनाएं निकालता था। और अभी सिद्धार्थ जी ने अपनी बात में कहा कि केवल दलित ही नहीं, उसमें मुसलमान और महिलाएं भी शामिल थी। इसका मतलब वो जो विजन था 90% को जोड़ने का, आज उस विजन की दरकार है। और इसलिए ये आयोजन बहुत जरूरी है। और यही बात मैं कहते हुए अपनी बात को समेट कर खत्म कर रहा हूं कि आयोजन का मकसद क्या होता है। हम जानते हैं कि बहुत सारी बातें जो हमने कही, जो पूर्व के वक्ताओं ने कही, आज उसकी दरकार इस रूप में भी है कि आयोजन हिम्मत देता है कि
हम कितने भी कमजोर हो जाए, बहुत साजिशें होंगी, उन साजिशों से बचना कैसे। मैंने अपनी किताब के आखिर में एक चैप्टर जिसमें हमने एक बात लिखी थी, बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार में मंत्री रहते हुए 2 अप्रैल 1970 को जगदेव बाबू ने बिहार विधानसभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया था। मैं उसके छोटे से टुकड़े को पढ़कर, हमारे पूर्वजों के पास हम बार बार इसलिए लौटते हैं क्योंकि वहां से एक दिशा मिलती है, जोड़ने की, विचारधारा को मजबूत करने की और चिन्हित करने की। चिन्हित इस बात को करना है, आज एक संकल्प लेना पड़ेगा, मेरा भाई भी अगर आरएसएस और बीजेपी में जाए तो वो भाई नहीं हो सकता, और आप तो जाति के नाम पर अपने को, दुश्मन को भी अपना बनाने के लिए तैयार है। अगर ये लकीर नहीं खींचे तो हम इस बड़े खतरे को नहीं टाल पाएंगे। और ये बहुत बड़े, और अभी हमारे पूर्व किसी वक्ता ने बोला भी कि जिस त्रिवेणी संघ को आप याद कर रहे हैं उसमें हत्याएं हुई। मैं तो गया हूं, अभी हम लोग गए थे वहां मियापुर, और कहां कहां वोट डालने के लिए संघार हुआ, और मारे जाने वालों में सबसे ज्यादा यादव लोग थे। गोह में अभी पिछले वर्ष गए थे, मैं वहां जाकर देखा कि जो लड़ने में भी आगे था, और उसमें पासवान जाति के लोग, दुसार जाति के लोग, कुशवाहा बिरादरी के लोग मारे गए। किस गुनाह में? वोट डालने जा रहे थे। जैसे हम सहार का पढ़ना चाहते हैं, रामेश्वर अहीर, कॉमरेड जगदीश महतो, और उसके बाद वो चुनाव, पहला चुनाव, मेरे इस चैप्टर में लिखा है, वक्त ज्यादा हो जाएगा, मैंने चैप्टर ही ऐसे शुरू किया कि एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और दूसरा केवल इसलिए पीटा जा रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि तुम चुनाव लड़ गए। राम नरेश राम, कॉमरेड राम नरेश राम। जगदीश महतो साहब का तो किस्सा ही यही है कि मास्टर कुर्सी पर बैठकर पढ़ा रहे थे तो जाके पैर से मार दिया कि तुम हमारे सामने कुर्सी पर कैसे बैठोगे। उन लोगों ने जो लड़ाई लड़ी उसमें शहादतें हुई, मारे गए वो लोग, उसको क्यों नहीं कोई याद करता। वहां भी तो 3 लोग थे, वो भी तो कोई त्रिवेणी थी, कॉमरेड राम नरेश राम की, और जगदीश मास्टर की, और रामेश्वर अहीर की। मैं बार बार सोचता हूं कि बिहार जिसने केवल बुद्ध के समय रोशनी नहीं दिखाई थी, बिहार में उसके बाद संत आंदोलन के समय भी रोशनी दिखाई थी। जब संतों का आंदोलन कबीर के बाद पूरे उत्तर भारत में चला तो उसमें भी बहुत सारे संत बिहार में हुए, और पिछले 100 साल में तो कितनी बार यहां पर कोशिशें हुई, और वहां भी बीजेपी कामयाब। इससे बड़ा खतरा और इससे बड़ी चुनौती हमारे सामने और कोई नहीं आ सकती। हम अपनी विरासत ही नहीं बचा पाए, और इसलिए जगदेव बाबू को मैं याद कर रहा हूं कि वो जब जगदेव बाबू को मैं याद करता हूं और अपना मसीहा, अपना नायक बताता हूं, तब ये मैसेज भी इसमें छिपा होता है कि जब जगदेव बाबू अपनी जाति के नहीं थे तो हमारा नायक भी हमारी जाति का क्यों होना चाहिए। हमारे जो बिहार में हो रही है, उस बैठकी से ये संकल्प लिया जाए। मैं आज तक, वो कहते थे यादवों के बीच नहीं जाता, मैंने संकल्प लिया था, मैंने अपने पूर्वजों से देखा, मैं यादव महासभा में नहीं जाता, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैं नहीं गया तो वहां आरएसएस वाला पहुंच गया, और इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला कि आप यादव महासभा की बैठक मत करिए, आप उसका कोई नाम दे दीजिए, आप किसान सम्मेलन दे दीजिए, आप नौजवान सम्मेलन दे दीजिए, और उसमें शामिल होकर के हम ये निवेदन करेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है। अगर सामाजिक न्याय और जाति जनगणना की लड़ाई में नारा ये लगा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो उसी नारे को बाद में संशोधित भी किया गया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी जिम्मेदारी। और जिम्मेदारी का एहसास अगर हम करते हैं तो थोड़ी हम आलोचना भी सहल है। ये 3 जातियों के लोग, मैं उन्हीं को निवेदन कर रहा हूं, चाहे वो अहिर, कुर्मी, कोयरी हूं, आपके ऊपर हमले होंगे क्योंकि आपने लड़ाई लड़ी है, और आप लड़ाई लड़े थे इसीलिए बाकी सब जुड़े थे। आपको जब कमजोर करके अपने लोगों से अलगा दिया जाएगा तो बाकी लोगों की संख्या कम है, बाकी लोगों के पास संसाधन कम है, तो वो लड़ाई तो बिखर जाएगी, एकदम चकनाचूर। इसलिए जब आपके ऊपर हमले हो तो उसके जवाब में इस एकता को तोड़िए मत। आप उन हमलों को सहते हुए भी अपनी एकता पर टिके रहिए और जिम्मेदारी को निभाइए, जो जिम्मेदारी आपकी है कि अब हम वैसी एका बनाएंगे कि ठीक है, हम अगली कतार के बजाय पिछली कतार में बैठेंगे और उन्नति पिछड़ी तमाम जातियों को, दलित समाज की जातियों को अगली कतार में बिठाएंगे और आरएसएस के साजिश को चकनाचूर करेंगे। इस बात का संकल्प लेने के लिए आज का आयोजन किया गया, और वो हम जिम्मेदारी निभाने के अगर तैयार है तब हम ललकार करके कहेंगे कि ये बुद्ध का बिहार, ये कर्पूरी जगदेव मंडल का बिहार, ये वो 3 लोग, जगदेव सिंह, यदुनंदन प्रसाद और शिवपूजन जी का बिहार, कॉमरेड राम नरेश राम, रामेश्वर अहीर और जगदीश महतो का बिहार, और ये बिहार उस आरएसएस के बिहार में नहीं तब्दील होगा।
और इसी बात का संकल्प लेने के लिए आयोजन किया गया। और ये बात आप अपने इस किताब में आप देखिएगा, जगदेव बाबू जब अपना भाषण दे रहे थे, वो जिस बिहार के लिए शहीद हुए, उस बिहार में आज जगदेव बाबू की विरासत को बचाने के लिए जगदेव बाबू के दावा करने वाले लोग, उनको सामने आना होगा। बीपी मंडल की विरासत को बचाने के लिए मंडल की विरासत के लोगों को आगे आना होगा और बाकी लोगों के साथ एक बड़ी एका बनानी होगी। और इसी बात को कहते हुए मैं अपनी बात को समेट रहा हूं और जो प्रस्ताव यहां पारित हुआ, उस प्रस्ताव से पूरी सहमति जताते हुए हमारे एक साथी ने कहा ईवीएम जला दी गई, न भी जलाते तो क्या हो जाता। मैं तो और उसमें जोड़ दे रहा हूं, खुलेआम लूट रहे। मैं महाराष्ट्र जाता हूं और सर महाराष्ट्र में लेके हुए हमारे अजीत भाई बैठे हुए, कितने वोट से हराया और जानबूझ के हराया। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक वोट की कीमत 500 से 1000 रुपए, महाराष्ट्र वालों ने कहा कि हमारे यहाँ 10,000 रुपया थी। गुजरात से ट्रक भर करके आता था, हर पंचायत में जाता था और 6 महीने पहले से शुरू हो गया था। जो चाहिए जिसको वो ले लो। केवल ईवीएम से लोकतंत्र नहीं लूटा जा रहा है, ईवीएम एक जरिया है और जो कि है, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। जहां बनी है वहां वो उससे वोट नहीं, चुनाव लड़ा जा रहा है तो तुम बैलेट से क्यों नहीं कराते। लेकिन अब केवल लोकतंत्र की लूट केवल ईवीएम से नहीं हो रही है। जहां ईवीएम की जरूरत है वहां ईवीएम, जहां जातियों को तोड़ने की जरूरत है वहां जातियों को तोड़ो, जहां पैसा देने की जरूरत है वहां वोट लूट लो, जहां पुलिस प्रशासन की जरूरत है वहां डाका डाल दो, और सब कुछ करके लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और कर दी गई है। अब तो ये कहना चाहिए हम किसी मुगालते में ना रहे कि बाबा साहब का संविधान बचा है, हमारी जाति बचेगी, हमारा धर्म बचेगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं जो राम मंदिर का चंदा लूट सकता है वो हमको और आपको लूटने में क्या कोई कसर छोड़ेगा क्या। इसलिए मैं जाते थे निवेदन करके जा रहा हूं, आरएसएस वाले और साजिश करेंगे अभी बिहार में। आरएसएस वाले और जातियों को देख देख करके एक जाति को दूसरी जाति की लड़ाई भी कुछ लोग उसके शिकार होंगे, लेकिन बौद्धिक लोगों की जिम्मेदारी अब बढ़ गई है। और हमारी जिम्मेदारी अगर बढ़ गई है तो हम ऐसी गोष्ठियों को, आज की विरासत को, त्रिवेणी संघ की विरासत को, और मैं निवेदन करूंगा सामाजिक न्याय आंदोलन मंच से एक आखिरी बात कि ये त्रिवेणी संघ तो एक रोशनी दिखाया, अब इस कार्यक्रम की अगली विरासत को याद करिए। वो विरासत बैकवर्ड क्लासेस लीग की हो, वो विरासत अर्जक संघ की हो, वो विरासत सहार आंदोलन वो जो एकवारी में चला था उसकी विरासत को हो, और मंडल आंदोलन की विरासत को हो, ताकि वो जो भ्रम फैलाए थे लोग कि ये, क्योंकि दलित समाज को भड़का दिया कि ये 3 जाति वाले फिर से इकट्ठा हो रहे हैं, ये भी प्रचार चलाया गया था इसी कार्यक्रम के बहिष्कार के लिए कि केवल ये 3 जातियों वाले फिर से इकट्ठा हो रहे हैं। तब हमने ये कहना होगा कि तुमने त्रिवेणी संघ को भी नहीं जाना और तुमने हमको भी नहीं जाना। तुम हमले करो, हम हमलों का जवाब इस बात से नहीं देंगे, हम हमलों का जवाब अपनी विचारधारा से ही देंगे। मैं निवेदन करके जा रहा हूं, आपके ऊपर भी हमला हो, आपकी जाति के ऊपर हमला हो, तो भी जाति के नाम पर गोलबद मत होइएगा। और आखिरी वाक्य अगर समझ जाइएगा तो इससे बच जाएंगे। जब हमला यादव पर हो और केवल यादव उसका जवाब देगा तो आरएसएस कामयाब हो जाएगा। जब वो हमला उस पर हो तो बाकियों को बोलना होगा, और जब बाकी पर हमला हो तो यादवों को बोलना होगा। वो तो चाहते हैं कि जब जिसके ऊपर हमला करे वही बोले, वही तो चाहते हैं वो। इसलिए 90% की बात अगर त्रिवेणी संघ ने की थी तो 90% हमारे व्यवहार में दिखना होगा। इस लड़ाई से शामिल करना होगा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ जो जहर बोला जा रहा है, उस जहर से भी यही त्रिवेणी संघ, यही अर्जक संघ, यही इकवारी का आंदोलन, यही मंडल आंदोलन, यही हमें बचाएगा और यही दिशा दिखाएगा। हम हारे नहीं। सिद्धार्थ जी से जो बात हुई उससे इशारे में कह के जा रहा हूं, चुनाव में भले ही ये जीत जाए, वो चाहते हैं। वो 2024 में उत्तर प्रदेश के पीडीए ने जब उनको हराया था तो उसके बाद आत्मविश्वास खत्म हो गया था। पहली बार आप याद करिए कि एनडीए की बैठक से मुख्य प्रधानमंत्री चुना गया था 2024 के चुनाव में, क्योंकि 2 बैसाखी की जरूरत पड़ी थी। और अब तो ये बात साफ हो गई है कि जो लोग उनके सामने साजिश में शामिल हुए वो सबको किनारे लगा दिया उन्होंने, पार्टियां तोड़ दी, खत्म कर दी। बंगाल के चुनाव में केवल चुनाव नहीं जीते उन्होंने, जिस पार्टी को चुनाव आया उस पार्टी को भी खत्म कर दिया। अब तो यहां तक बात चली गई, तो किसी का ठेका पट्टा और कोई जाति संख्या में ज्यादा तो बच जाएगी क्या। इसलिए मैं जाके कह रहा हूं कि 24 में जो हारा हुआ आत्मविश्वास था उसको 25 और 26 तक जाकर के सारे चुनावों को लूट करके, डकैती डाल करके उन्होंने फिर से अर्जित कर लिया है।
और अब 27 के चुनाव के बाद इस देश में खतरा कितना बड़ा है। 27 में यूपी अगर लूटा जाएगा तो लूटा ही जाएगा, लेकिन मुझे अब पता नहीं क्यों यकीन होता है कि यूपी का चुनाव भले ही लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव है, लेकिन वो बिहार और बंगाल की तरह नहीं होगा। यूपी के लोग लड़ेंगे और इस तरह की हुकूमत का जवाब देंगे। मुझे आज भी इस बात का यकीन है। मैं निराश नहीं हूं। मैं उत्तर प्रदेश में घूम रहा हूं, खतरा है, टफ चुनाव है, सब कुछ है, लेकिन मुझे फिर भी नहीं लगता कि इतना आसानी से वो लूट लेंगे। लेकिन इसके बाद 27 में अगर वो लूटने में कामयाब हो गए तो 28 में डिलिमिटेशन आने वाला है। आप सब जानते हो उसके बारे में। ऐसी ऐसी लोकसभाएं बनेंगी कि उसके बाद उनको कभी नहीं हराया जा सकता। और अभी सिद्धार्थ जी आपकी बात से फिर सहमत हूं कि उसके बाद क्रांति की जरूरत होगी, लेकिन वो अगर हिंसक हो गई तो वो विध्वंसक ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हां, विध्वंसक हुए बिना हम लोगों को राजनीतिक मोर्चे पर नहीं, सामाजिक और सांस्कृतिक मोर्चे पर आरएसएस की चुनौती को स्वीकार करना होगा। और यही मुझे लगता है इस कार्यक्रम का मकसद है। हम बिहार में त्रिवेणी संघ को याद कर रहे हैं और आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि इस त्रिवेणी संघ की विरासत को छोटी छोटी गोष्ठियों में, छोटी छोटी पुस्तिकाओं में, छोटे छोटे पर्चे में गांव गांव तक पहुंचाइए। तो इतिहास के साथ वर्तमान जुड़ा है। इतिहास जिस गांव में पहुंचाइए, उस गांव में एक कमेटी बनाइए साहब, 10 लोगों की, 10 में 9 वही पीढ़ी, वही त्रिवेणी संघ हो। और अगर उस गांव में कोई जातिगत वैमनस्य कोई आरएसएस बीजेपी वाला फैलाए तो उस कमेटी के लोग बैठ करके वहां पर अपना एक न्याय लेने का काम करें। मैं आखिरी में कह रहा हूं, झारखंड में मैं गया तो वहां कमेटियां बनी हुई, और बस्तर जगदलपुर एक जगह है, उन्होंने कहा साहब हम आदिवासियों ने ना पुलिस का मुंह नहीं देखा क्योंकि पुलिस हमें न्याय नहीं देती थी, तो हम हर जाति और हर समुदाय के लोगों की एक कमेटी बनाते थे, और गांव में अगर हमारे कोई विवाद खड़ा किया तो वो कमेटी बैठती थी, और जो गलत होता था उसको सजा नहीं देते थे, वहां सुलझाते थे। अगर वो सुलझाने लायक नहीं हुआ तब ऊपर जाते थे। आज शायद त्रिवेणी संघ जैसी एकता गांव गांव में फिर से बनाने की जरूरत है। जो कहीं से भी नफरत फैलाए, कहीं से भी आग लगाए, कहीं से भी झगड़ा कराए, तो वो 10 आदमी खड़े हो जाएं और कहें कि ये गलत हो रहा है, ये मत करो। क्योंकि व्यवहार में अगर हम नहीं रोक पाए तो केवल विचार से शायद हम नहीं जीत पाएंगे। इसलिए विचार और व्यवहार का संगम हो, एक साथ जुड़े और बिना निराश हुए। अति तो सबकी होती है ना, जो जितना तेजी से ऊपर गया है वो इतना ही तेजी से नीचे गिरेगा। और मैं ये मानकर कह रहा हूं कि ये चरम है आरएसएस और बीजेपी का, और अब इस चरम के बाद इनका विध्वंस होना तय है। और मैं इस कार्यक्रम को उस विध्वंस के आगाज के रूप में देखना चाहता हूं। आप सब यकीन दिलाइएगा, हम भी यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम जिस आगाज के सपने के रूप में आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे और आरएसएस के सपनों को नाकाम करेंगे। इस उम्मीद के साथ साजिशों से बच के रहिएगा, आपस में एकजुटता बढ़ानी होगी और बिना डरे आरएसएस वालों से आंख में आंख डाल करके उनकी साजिश के खिलाफ कल भी हमारे पुरखे लड़े, आज हम लड़ेंगे, ताकि आने वाली पीढ़ियां जब पूछें कि जब सब बर्बाद हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तब भी हम कहें कि हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।